तो बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटक की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बहस छिड़ चुकी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर ये निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों या फिर बाकी सरकारी संपत्तियों में आरएसएस की शाखाएं नहीं लगाई जानी चाहिए। अब आरएसएस बैन को लेकर कर्नाटक के मध्य प्रदेश तक सियासत जो है छिड़ चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि संघ प्रतिबंध लगाने की बात अगर कर्नाटक से उठी है तो दूर तलक जाएगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कर्नाटक सरकार के फैसले का समर्थन किया। वो कह रहे हैं कि संघ की नीतियों में कई विरोधाभास है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ और। कर्नाटक सरकार का फैसला सही है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कई बार प्रतिबंध के बावजूद भी संघ अब 100 साल का हो चुका है। फैसले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी आरएसएस पर बैन लगाकर देख लिया। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है। भले ही कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आरएसएस पर कानूनी रूप से बैन लगा दे, लेकिन सामाजिक रूप से उस पर कोई बैन नहीं लगा सकता। दरअसल कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से आग्रह किया था कि वह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऐसे अन्य संगठनों द्वारा आयोजित गतिविधियों में भाग लेने से सख्ती से रोके। उन्होंने अपने इस आग्रह को मजबूती देने के लिए कर्नाटक सिविल सेवा नियमों का भी हवाला दिया था। ऐसा है कि इमरजेंसी लगा के श्रीमती इंदिरा गांधी ने देख लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ के समाजव्यापी संगठन हो चुका है। उस पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लग सकता है, कानून रूप से लग सकता, समाज में प्रतिबंधित नहीं होगा। प्रयोग करके देख लें, उनको असफलता है। देखिए, विरोधी के साथ साथ विरोधाभास है। विरोधाभास ये है कि संघ के प्रमुख कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में जो भी रहे हैं सब वो इस देश के हैं, कभी हमारे ही थे वो और हमारे ही हैं। और दूसरी तरफ जब कोई खरीद फरोख्त की बात आती है तो इनसे जुड़े हुए लोग कहते हैं कि लोकल के साथ साथ उन्हीं से खरीदो जो सनातन धर्मी है, क्यों नहीं कर दो। तो ये दोनों विरोधाभास है। ये विरोधाभास खत्म हो, इसलिए मैं समझता हूँ कि कर्नाटक सरकार ने जो सरदार पटेल ने जो स्टेप लिया था वो स्टेप लिया है। चलिए, इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, देखिए पीसी शर्मा जी यही हिंदू मुसलमान को लेकर कह रहे हैं कि विरोधाभास नजर आता है आरएसएस के प्रमुख के द्वारा, और बाकी तमाम लोग के अलग अलग बयान आते हैं। कुछ इसी तरह के सवाल उठे थे। सरकारी कर्मचारियों को इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए, ये बात प्रियांक खड़गे कर रहे हैं। एक हमें यह भी याद आ रहा है कि राजधानी भोपाल में ही दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि पुलिस थानों में मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अब ये जो स्थिति बन रही है फिर से एक बार, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब इसे दो विचारधाराओं की लड़ाई है एक्चुअली। जिस तरह से हम देखते हैं कि संघ सांस्कृतिक की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो ये कहता है कि सबका डीएनए एक है, जो हिंद महासागर के इधर रहते हैं वो सब हिंदू हैं। और कांग्रेस बात करता है धर्मनिरपेक्षता की। तो आप देखिए, बैन की बात जो हो रही है, जो प्रियांक खड़गे ने कहा है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, और जो प्रियांक खड़गे हैं वो कर्नाटक में मंत्री, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी वहाँ के मुख्यमंत्री को। इसके बाद सरकारी कार्यक्रमों में, सरकारी स्थलों पर आरएसएस सहित उन धार्मिक संस्थाओं के कार्यक्रमों पर बैन की बात करें या अनुमति लेकर वहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसा प्रतिबंध पहले भी लग चुका है। मध्य प्रदेश की बात कम करें तो जब मध्य प्रदेश में जब अर्जुन सिंह की सरकार थी 1981 में, तब यह प्रतिबंध लगा था। हमने देखा कि दिग्विजय सिंह सरकार में रहे, तब उन्होंने इसको दोहराया था कि आरएसएस के लोग जो हैं वो सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे, सरकारी आयोजन स्थलों पर आरएसएस के कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे बिना अनुमति के। लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार होती है, जब बीजेपी की सरकार आती है मध्य प्रदेश में, 2006 में वो प्रतिबंध हट जाता है। कर्नाटक में जिस तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम पीसी शर्मा को सुन रहे थे, इंदर सिंह परमार को सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि इंदिरा जी भी प्रतिबंध नहीं लगा पाई। तो आप देखिए, नेहरू पटेल के शासनकाल में पहली बार जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो आरएसएस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा था। इसके बाद उसको हटा लिया गया था कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो सांस्कृतिक संगठन है। इसके बाद आपातकाल लगता है, फिर इंदिरा गांधी उस पर प्रतिबंध लगा देती हैं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रहती है, बाबरी मस्जिद ढहाने का मामला होता है,
तब आरएसएस पर प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी मान चुका है कि आरएसएस पर प्रतिबंध गलत है और मध्य प्रदेश में जो प्रतिबंध लगा था वो भी हट गया था। तो प्रतिबंध लगते रहे हैं आरएसएस पर। ये प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, इसके राजनीतिक मायने हैं। जो लोग प्रतिबंध लगाने की पैरवी करते हैं, प्रतिबंध उनके शासनकाल में लगता है, वो अलग विचारधारा की वकालत करते हैं। वो अपने जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए कि देखिए हम कानून का राज चाहते हैं, विधि का राज चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और जो एक धर्म की बात करते हैं या उससे जुड़े जो अनुसांगिक संगठन है वो उसकी पैरवी करते हैं, तो हम उन पर प्रतिबंध लगाते हैं। कर्नाटक में ये प्रतिबंध लगाने के पीछे राजनीतिक मंशा है, क्योंकि वहाँ दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, इनका गठजोड़ तय करता है कि किसकी सत्ता में रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। मध्य प्रदेश में आप प्रतिबंध लगाते हो तो यहाँ आरएसएस मजबूत स्थिति में है, उसका उल्टा दाव पड़ जाता है, कांग्रेस के लिए जोखिम भरा हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के बाद नुकसान हो सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस को लगता है कि फायदेमंद हो जाएगा, इसलिए वो प्रतिबंध लगाने की पैरवी कर रही है। लेकिन जब जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा है या सरकारी कार्यक्रमों में प्रतिबंध जाने पर प्रतिबंध लगा है, आरएसएस और मजबूत हुआ है। उसका जो कैडर बेस संगठन है, उसके जो अनुसांगिक संगठन हैं वो आक्रामक होते हैं, वो उस तरह से सक्रियता बढ़ा देते हैं जिससे कि सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। हमने ये मध्य प्रदेश में भी देखा है और वो हम कर्नाटक में भी देख सकते हैं। कर्नाटक के अलग अलग बेल्ट में आरएसएस का प्रभाव है। तो ये प्रतिबंध लगाने की बात इस वजह से भी होती है कांग्रेस शासनकाल में कि जो वो राहुल गांधी हैं वो लगातार संघ पर हमला करते रहते हैं। कांग्रेस की एक चिंता रहती है कि संघ की वजह से बीजेपी पावरफुल में है, केंद्र में है और अधिकांश राज्यों में है, क्योंकि संघ ही मजबूत संगठन है। संघ का कहना रहता है कि वो राजनीतिक दल नहीं है। इस आधार पर पहली बार उन पर प्रतिबंध लगा था, तो इसी आधार पर हटाया था कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। पर ब्रिजेश जी क्या इस बात से इनकार करेंगे? मैं प्रियंक खड़गे की बात उठाता हूं, जो उन्होंने कहा था कि यह इकलौता ऐसा सांस्कृतिक संगठन है जिसके पास करोड़ों रुपए दान में आते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी देश ने ऐसे सांस्कृतिक संगठन देखे हैं जिनको दान में पैसे मिले और उनका गलत इस्तेमाल हुआ। तो ये जो सवाल उन्होंने उठाया वो कितना वाजिब है? क्योंकि देखिए, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि राजनीति में और केंद्र और राज्य की पॉलिसी मेकिंग में आरएसएस का हस्तक्षेप होता है। देखिए, आरएसएस का हस्तक्षेप अलग तरीके से होता है। आप ये कह सकते हैं कि उसका एक अनुसांगिक संगठन है कि बीजेपी, जो सीधे तरह से राजनीति में सक्रिय है। आरएसएस सीधे तरीके से राजनीति में सक्रिय नहीं है। हमने देखा है कि आरएसएस की भूमिका कब रही है, जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो वो इंदिरा जी के साथ खड़े। जब देश में ऐसी विपत्ति आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है, तो हमने कांग्रेस का समर्थन करते हुए आरएसएस को देखा है। तो वो अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है, राष्ट्रवादी संगठन बताता है, देशभक्त संगठन बताता है, सांस्कृतिक संगठन बताता है, सामाजिक संगठन बताता है। हमने आरएसएस प्रमुख को भी सुना है, उन्होंने कहा सबका डीएनए एक है, मतलब भेदभाव की बात भी नहीं है। वो हिंदू मुसलमान को एक ही मानते हैं कि सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है। तो आप देखिए कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है। और जो बात प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि उनके पास जो चंदा आता है, हमने देखा राम मंदिर पर भी चंदे पर सवाल उठाए गए थे। तो चंदा आता कौन है? प्रियंक खड़गे ने तो आरएसएस को चंदा नहीं दिया, लेकिन राम मंदिर में तो दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं ने चंदा दिए थे। तो जो वो चंदा करते हैं उसी से तो वो आयोजन करते हैं। जो आप हमारे देख रहे हैं, जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, पथ संचलन होता है, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, समरसता आयोजन होते हैं, तो कोई सरकार उनको अनुदान नहीं दे रही ना, क्योंकि सरकार बहुत सारी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को अनुदान देती है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पे चल समारोह होता है, रावण दहन होता है, तमाम तरह के दशहरा मनाया जाता है, तो सरकारी अनुदान मिलता है बाकायदा। यही धार्मिक स्थलों को सरकारी अनुदान मिलता है, चाहे मदरसों की बात कर लीजिए। लेकिन संघ को कोई अनुदान नहीं देता ना। संघ चंदा करता है, वो अपने कार्यों में खर्च करता है। तो चंदा देने वाले जाने और चंदा लेने वाले जाने कि उनका आयोजन कैसे हो रहा है। आप लोग चंदा देते हो तो आप हिसाब कैसे मांग सकते हो? पहली बात तो रही वो। और एक तरफ कांग्रेस के नेता ही कहते हैं, दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम नेता, कि उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ऐसे संगठन से आपको भिड़ने की जरूरत क्यों पड़ी है? दरअसल बीजेपी का सपोर्ट करता है संघ, चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रचार करता है, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करता है, चाहे वो जनसंपर्क के माध्यम से, चाहे वो लोगों से जिसमें पैठ है उनको उनके पाले में ले जाने के लिए। तो यही एक पीड़ा है, यही एक दर्द है कांग्रेस का कि वो आरएसएस को कमजोर करना चाहता है कि ताकि वो सत्ता में बीजेपी आ सके, बीजेपी से मुकाबला कर सके। तो संघ को प्रतिबंध करने के पीछे सिर्फ यही एक पीड़ा है, अपने वोट बैंक को संदेश देना। जो उसका कट्टर वोट बैंक है, अल्पसंख्यक समुदाय है, या वो दलित वोट बैंक, या जो कुछ इस विचारधारा के हैं कि जो एकदम कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा पे तालमेल नहीं रखते हैं या विश्वास नहीं रखते, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करने के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और ये प्रतिबंध उन्हीं क्षेत्रों में कारगर होते हैं जहां पर उसका वोट बैंक, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, और अल्पसंख्यक हो, खासकर जो ये संघ को दूसरी दृष्टि से देखता है। तो मुझे लगता है ये एक राजनीतिक हथकंडा है। कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा
कि प्रियांक खड़गे ने जो मांग की है उसका कर्नाटक पर क्या असर हुआ, क्योंकि वो कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी भी सरकार में रह चुकी है, तो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। यदि इस प्रतिबंध के बाद में संघ ने अपनी सक्रियता बढ़ाई, और ये भी देखना होगा कि आपने सरकारी आयोजनों में जाने पर सरकारी कर्मचारियों को प्रतिबंध लगा दिया सरकारी स्थलों पर, और लेकिन आप बाकी की जगह भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, दूसरे संगठनों को तो वो जगह नहीं दे रहे, सिर्फ आरएसएस पर ही प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि तमाम सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन सरकारी स्थलों को किराए पर लेकर वहां आयोजन करते रहे। यदि इस पर प्रतिबंध लगाते हैं, सामूहिक रूप से सबको एक नजर से देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस प्रतिबंध में कोई ऐतराज होगा। लेकिन सिर्फ आरएसएस को आप अनुमति नहीं देते, अन्य धार्मिक संगठनों को देते हैं, तो फिर इससे मंशा और स्पष्ट हो जाती है, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो देखिए, इस मांग के कई राजनीतिक पक्ष हैं और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ लेने के भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये कितनी सफल होती है ये देखने वाली बात होगी।